नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग लग्न में अलग अलग ग्रहों का फल जानना चाहता है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 1054 वीडियो हैं। आप अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रह क्या फल देते हैं वहाँ से जान सकते हैं। और नक्षत्र सीरीज में आज का नक्षत्र है शतभिषा। तो दोस्तों, शतभिषा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, शत यानी 100, भिषा कहीं ना कहीं हम इसको ट्रीटमेंट से या कहें डॉक्टर के साथ जोड़कर देखते हैं। और इसके अगर हम देवता की बात करें तो वरुण देव को भी एक औषधीय गुण के लिए जाना जाता है। उनके हाथ में भी जब कभी बात करते हैं औषधि स्वरूप कुछ वनस्पतियां रहती हैं, तो ये तो तय है कि इनका जो तरीका है, जैसे हम मानते हैं प्रक्रिया, वो एक निवारण या हीलिंग वाली इनकी अंदर प्रॉपर्टी रहती है, हील करने का। अब ये हील किसी भी प्रकार का हो सकता है, आइदर फ्रॉम वेव्स, जैसे जो नए नए आजकल आधुनिक टेक्निक चल रही है, कीमोथेरेपी है। वो व्यक्ति जो कीमोथेरेपी करने वाला है, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र का प्रबल प्रभाव देखा जा सकता है। आइदर उसका जन्म नक्षत्र या कहीं लग्न नक्षत्र होगा, या चंद्रमा इस नक्षत्र में विराजमान होगा, या ये भी हो सकता है कि उसके 3-3, 4-4 ग्रह जो उसके कर्म क्षेत्र के साथ या दशम भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, वो इस नक्षत्र में विराजमान हो। और हमें ये भी देखना है, जब कभी भी हम कोई नक्षत्र पर बात करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली, यानी जो हमारा रेफरेंस रहेगा वो मेष लग्न रहेगा। तो मेष लग्न अनुसार कौन से भाव में ये नक्षत्र बाय डिफॉल्ट पड़ता है। अब ये नक्षत्र का सारा पार्ट कुंभ राशि में पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इसका 11वें भाव के साथ संबंध रहता ही रहता है। इसलिए जो भी हम उपचार स्वरूप बताते हैं वो हम कहीं ना कहीं, जैसे अपने चाचा की सेवा, पिता के भाइयों की सेवा, उपचार, या पिता समान जो भी व्यक्ति, उनके लिए अतिरिक्त आदर सम्मान की बात। और क्योंकि 11वां भाव हमारे मित्रों का भी होता है, नेटवर्किंग का भी होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ मित्रों से रेगुलरली बात करने का क्या फायदा है। लेकिन ध्यान रखना है, शतभिषा नक्षत्र आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन उसकी एक प्री इमेज उसके पास रहती है 11वें भाव की, तो आप अगर मित्रों से रेगुलरली टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, निरंतर अपने पिता के भाइयों को सम्मान देते रहें, तो निश्चित रूप से ये नक्षत्र का बल बढ़ जाता है। फिर इसमें राहु का भी एक तो होता है भाई, विंशोत्तरी स्वामी तक थोड़ा ही स्थान है, लेकिन जब विंशोत्तरी स्वामी का काफ़ी हद तक देवता के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना, फिर जिस राशि में पढ़ रहा है उस राशि की लॉर्डशिप भी, जैसे हम बृहद पराशर होरा शास्त्र की अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि को वैसे हम सामान्यतः शनि के अधीन मानते हैं, लेकिन कुंभ राशि को शनि एक प्रकार से शेयर करता है, किसके साथ? राहु के साथ। कुंभ राशि में राहु स्वग्रही जैसा माना जाता है। एक प्रकार से अगर हम कहें, शनि का जो पूरा रूप, उसका जो बल है वो मकर में दिखाई देता है, ये इसको शेयर करना पड़ता है। तो विंशोत्तरी स्वामी भी यहाँ राहु है, और एक प्रकार से इसका प्रभुत्व भी है इस राशि में, तो बल और बढ़ जाता है। और स्पेशली तब जब इसका नवमांश भी राहु में चला जाता है, जैसे इसका जो कुंभ नवमांश, इसका तीसरा चरण वाला जो जातक है, जिसका जन्माक्षर चंद्रमा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, जिसका सी से नाम है, अगर है सी से जिसका जातक का नाम है, वो तीसरे चरण में जो उत्पन्न हुआ है, उसका कुंभ नवमांश और कुंभ राशि है, तो वो वर्गोत्तम हो गया है, तो बहुत बढ़िया फल देता है। वहां पर कहीं ना कहीं राहु बहुत बली माना जाता है। क्लियर? तो ये भी हमें ध्यान देना, राहु को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ जोड़कर देखते हैं। तो अगर ऐसी कुंडलियों में अगर राहु बली हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, पूरा बहिर्मुखी बनाएगा। संसार में ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक विषय में जीत पाना ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सामान्यतः सभी जातकों के लिए, हालांकि एक्सेप्शनल भी बहुत हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जो हैं, उनका लग्न नक्षत्र शतभिषा रहा, और भी कई ग्रह लग्न के साथ साथ शतभिषा में रहे, लेकिन सामान्यतः
इसको स्पिरिचुअल के लिए ज़्यादा अच्छा ना मानकर इसको हम प्रौद्योगिकी के लिए बहुत बढ़िया मानते हैं। जो जितनी भी नई जितनी टेक्नोलॉजी की बात करें उसमें अच्छी पकड़ देता है, क्योंकि राहु बहुत बहिर्मुखी है और उसमें हम कहीं ना कहीं काली देवी की भी बात करते हैं और इसका प्रवृत्ति भी थोड़ा तामसिक है, तो वो तामसिक आज कलिकाल में बहुत अच्छा माना जाएगा। किसी भी प्रकार से हमें अपने कार्य को संपन्न करना है। क्लियर होगा भाई, सत्य, रज और तमस ये 3 प्रकार के गुण हैं, तो ये उस प्रकार से हम सभी चीज़ों को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये आकाश में किस प्रकार का दिखाई देता है? तो शत यानी 100 तारों का समूह। क्लियर होगा, तो एक प्रकार का प्रकाश पुंज एक गोले के रूप में दिखाई देता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं तय हो जाती है कि बहुत ऊर्जा है इसके अंदर, प्रकाश पुंज। क्लियर हो गया, नॉट ओनली 1 स्टार, 100 तारे। जितने भी अब तक हमने नक्षत्र पढ़े हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 तारे हैं, 6 हैं, 5, 7, 11, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा तारों का समूह है। क्लियर हो गया, तो आप समझ सकते हैं सांसारिक विषयों के लिए वैसे भी 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। क्लियर हो गया, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग में संभाल कर रखना है कि ये मल्टी ओरिएंटेड होते हैं इस प्रकार के जातक। चाहे हम इनको फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम इनमें एविगेशन की बात करें, चाहे हम कोई भी ऐसा टीचर जो आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ मॉडर्न टीचिंग में भी दक्ष है, तो वो भी शतभिषा के साथ जोड़े देखे जा सकते हैं। इसमें हीलिंग पावर होती है, तो कोई इस प्रकार की स्पेशल चिकित्सा जो कोई वेव्स के जरिए की जाती है, वो शतभिषा के साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। देवता इसके कौन है? वरुण देव। ध्यान रखना है, वरुण देव एक ऐसे देव हैं जो समुद्र के या कहीं जल के अधिपति हैं और उसमें हजारों रत्न समाये हुए हैं वरुण देवता के उस रूप के अंदर, उस समुद्र के अंदर। और वरुण देवताओं को एक प्रकार से देवता और दानवों के बीच एक ब्रिजिंग का काम करने वाला देवता भी माना जाता है। इनके अंदर देवताओं के तुल्य भी गुण हैं और दानवों के समान भी, तो ब्रिजिंग का काम करने के लिए माना जाता है इनको। उन दोनों के बीच कभी वार्ता करनी हो तो दानव भी इन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वरुण देव पर, और देवता तो विश्वास करते ही हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव कहीं ना कहीं जातक पर भी रहता है। जो जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में उनका उपयोग, उनका कहीं ना कहीं चित्र, अगर आप वरुण देवता का चित्र अपने उत्तर पश्चिम में लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इनकी दिशा जैसे उत्तर पश्चिम मानी जाती है, तो वरुण देव इनका चित्र आप लगा सकते हैं, इनके रूप का ध्यान कर सकते हैं, कैसा इनका रूप रहता है। प्रकाश पुंज हमने प्रतीक की बात की, दिशा हमने उत्तर पश्चिम, और गोत्र ऋषि अत्रि के साथ इनको जोड़कर देखा जाता है। ऋषि अत्रि को भाई राम जी के जीवन में इनका बड़ा प्रभाव देखने में आता है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। ऋषि अत्रि ने राम जी को सांसारिक विषयों, माने ये दोनों चीज़ में पारंगत थे, लेकिन उनको जो राम जी की तरफ से जब राम जी वनवास के लिए निकले तो इनने अक्षय उनको एक प्रकार से तर्कश दिया था, जिसमें कभी भी जो बाण है वो खाली नहीं रहते थे। और इसी प्रकार से इनकी जो पत्नी सती अनुसुईया जी ने भी सीता जी को इस प्रकार के वस्त्र, दिव्य वस्त्र दिए जो कभी भी फटते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्म के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा जो बहुत ज़्यादा हाई है। क्लियर हो गया, ऐसे वेपन्स, ऐसे क्लोथ्स उनको दिए जो कभी भी फटते नहीं। तो उसमें भी एक प्रकार से एक ऐसे आध्यात्मिक साथ साथ बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल पॉइंट भी निखर कर सामने आता है, जो राहु का मुख्य विषय है। फिर बात करते हैं वर्ण शूद्र रहेगा। पूरी तरह से इसका जो जातक रहेगा वो आध्यात्म के पहले कर्म प्रधान से ही जीवन को समझना चाहिए। कहेगा भाई अगर मुझे ईश्वर की उपासना भी करनी है तभी भी कर्म ही पूजा है मेरी। क्लियर हो गया, मैं अपने कर्म से ही उसकी उपासना करूंगा। तो ये शूद्र वर्ण की विशेषता है। तो एक तो भाई पूरी तरह कार्य को छोड़कर आध्यात्म में ही लगे रहना। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिस पर भी शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, ये अपने कार्य को छोड़ने वाले नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कार्य को छोड़ने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या
वैश्यवर्ण भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भाई जो छोटे छोटे जो ऐसे ट्रबल शूट करने हैं, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम में कोई ऐसा एरर आ गया है तो वो ट्रबल शूट करना वो इनके बस की बात है। वर्ण शूद्र की बहुत बड़ी विशेषता है, ये कमाल के कर्म योगी माने जाते हैं। लेकिन जहां आध्यात्म योग की बात आती है उसमें हम ब्राह्मण वर्ण को देखते हैं। देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने की जो भावना, वो है क्षत्रिय वर्ण की विशेषता है। इसी प्रकार से व्यापार के परम उच्च पद को पाना, ये एक वैश्य वर्ण की विशेषता। तो सभी जगह आज कलिकाल में शूद्र वर्ण बहुत ज़्यादा मान्य रखता है और इनके कुछ ऐसे गुण हैं जो इनको सर्वोपरि बना देते हैं आज कलिकाल में, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम एक अच्छी जगह नौकरी पेशा, क्लियर होगा। तो ये जो शब्द हमें मिला है, हमें नौकरी करनी है, वो एक इस प्रकार का गुण है जो हमें एक ट्रबल शूटर या कहें कर्मयोगी बनाता है। इसका विशेषता गण हम बात करते हैं तो गण राक्षस की बात आती है। 3 प्रकार के गण देखे जाते हैं, एक गण है हमारा देव, एक है मनुष्य और एक राक्षस। तो राक्षस गण की विशेषता है कि वो अपने कार्य सिद्धि में अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, नियमों में कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा, किसी का अहित भी अगर करना पड़े अपने कार्य की पूर्ति के लिए, ये निसंकोच उस कार्य को पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे देवगण तो संकोच करते हैं कि नहीं उसको बुरा लगेगा, ऐसा राक्षस गण वालों को अगर कोई ऐसा काम भी दे दिया कि जिसमें थोड़ा सा रूथलेस भी होना पड़ता है तो नेवर माइंड, ये ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं इस चीज़ को, तो बहुत प्रैक्टिकल माना जा सकता है राक्षसगण। आज के समय अनुसार नाड़ी आदि या पिंगला नाड़ी मानी जाती है। नाड़ी मुख्य रूप से जब वर वधू का मिलान होता है विवाह के समय देखा जाता है। नाड़ी दोष अगर होता है तो कहते हैं कि भाई जो संतान उत्पत्ति में समस्या आ सकती है, अगर संतान होती भी है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर गुण बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर ये इसमें छूट होती है नाड़ी दोष का, फिर हमें त्याग भी करना पड़े तो कर सकते हैं 25 गुण से ज़्यादा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, प्रकृति इसकी चर मानी जाती है। ये तो बिल्कुल वैसे भी पता लगता है कि जहां हम मॉडर्नाइजेशन शब्द की बात, जितने भी मॉडर्न आधारशिला रखने वाले व्यक्तित्व हैं उन पर प्रबल प्रभाव दिखता है कहीं ना कहीं शतभिषा का। तो हालांकि इसमें कई दफ़ा जैसे अगर हम बात करते हैं पहला ही जो चरण है वो कट्टरपंथी समर्थक भी है, लेकिन कट्टरपंथी का अर्थ ये नहीं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने जो उसकी अभी नई पॉलिसी बनाई है उसको बना कर दी है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर उस पॉलिसी में कोई इसको दिक्कत दिखती है, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको कट्टर होकर इस चीज़ को वो अप्लाई करवाएगा, क्योंकि वो धनु नवमांश में आता है और धनु को बोलते हैं बृहस्पति का एक प्रकार से क्षत्रिय रूप। क्लियर? तो वो ध्यान रखना है कि हमें इसमें पजल नहीं होना है कि भाई कहाँ तुमने प्रकृति को चर मान लिया और यहाँ कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथी का अर्थ ये नहीं कि भाई वो सदैव स्थिर रहने की बात करता है, नहीं। जो नियम उसको बदल के दिए गए हैं, भाई आज के 2 महीने पहले कहते हमारी ये पॉलिसी थी अब ये, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इस पॉलिसी में जरा भी गड़बड़ होने पर जो पहला चरण का जातक है गो अक्षर है, वो तुरंत क्विक रिप्लाई देता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है अगर उसको जरा भी त्रुटि लगती है उसमें। क्लियर? तो समान प्रकृति रहती है चंद्रमा के समान। तो जितने भी जब इसको मुहूर्त में कभी देखा जाता तो कोई ऐसे जो गतिशील कार्य आप करना चाहते हैं, कोई इस प्रकार की यात्रा के लिए, कोई इस प्रकार के जो हम मुहूर्त निकालते हैं, योग निकालते हैं, उसके लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर? जहाँ लेन देन का चलता रहे, तो कोई दुकान है जहाँ चलने वाला काम है, इस प्रकार के सभी कार्य हम जब चंद्रमा का गोचर शतभिषा नक्षत्र में है तो आप कर सकते हैं। क्लियर? और नित्य योग, हम जब अलग अलग 27 योगों की बात करते हैं तो इसमें शुक्ल योग के साथ इसके स्वभाव को मिलाकर देख सकते हैं। शुक्ल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जहाँ बढ़ने का स्वभाव प्रतीत हो रहा है। भाई चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष के नज़दीक जाते हैं तो जैसे शुक्ल पक्ष के नज़दीक जाते रहते चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है। तो वही वो बात कर रहा है कि भाई उसमें एक प्रकार का प्रकाश जो है लगातार बढ़ने की बात करता है, उसको हील करने की बात करता है, उसकी प्रक्रिया से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। और वैसे भी 100 तारों का समूह भी इस प्रकार की एक प्रकाश पुंज की बात करता है जो पूर्णिमा के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है।
फिर इसमें बात करते हैं रज्जु। रज्जु अवरोकंठ, अवरो यानी गले का निचला हिस्सा। तो जो हमारा रिसेप्टर है स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिसेप्टर एक्टिव रहते हैं गले के निचले हिस्से में। और कहते हैं कि ये रज्जु दोष माना जाता है अगर वो समान रज्जु वर वधु के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? अगर समान रज्जु होगा तो उसका भी वही पार्ट प्रोएक्टिव, उसका भी वो। तो जैसे 5 प्रकार के रज्जु हैं तो दूसरे रज्जु में पढ़ना चाहिए। विवाह मिलन में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में रज्जु दोष ज़्यादा माना जाता है। पक्षी, काला कौवा। क्लियर हो गया? आप इस पक्षी के सिंबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो राशि के देवता हैं, नॉट देवता, राशि के स्वामी ग्रह शनि, उनके वाहन के रूप में भी कौवे को देखा जाता है। और स्पेशली काला कौवा या पहाड़ी कौवे की बात करें तो वो बेहद ठंड क्षेत्र में रहता है, बहुत कम नज़र आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक माना जाता है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि कौवा सिर्फ पहाड़ियों में ही रहता है, रहता वो हर जगह। भारत में बात करें, चाहे हम दूसरे और भी कई अलग अलग महाद्वीपों में बात करें, तो कौवे की संख्या में आज भी इतना कुछ परिवर्तन होने के बाद भी उसने अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से ढाला है, हर नियम में ढाला है और हर प्रकार से एक आधुनिक उसमें भी फिट हो जाता है। नहीं तो क्या है, जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति में बदलाव आ रहा है, कई पक्षी खत्म हो गए, स्पैरो की बात करें खत्म हो गए, लेकिन ये उस आधुनिक फॉर्मेट में भी इसने कई नए एडेप्टेशन किए हैं, नए अनुकूलता के नियम धारण किए हैं। तो सिंबल रूप आप काले कौवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कोई ऐसे ब्रेवरी चित्र है, सिंबल है, वो आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। गुण, तमस, 3 प्रकार की कार्य करने की शैली होती है, सत्व, रज और तम। तो ये तम से कार्य करके रखता है और इनको इनका मुख्य रूप से कहते हैं भाई कार्य करना है। और इसमें कोई ज़्यादा शुचिता का ध्यान, भाई जैसे कभी हाथ बहुत गंदे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन होने चाहिए। अभी होली का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है जब हमें कार्य समय पर पूरा करना है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मानी जा सकती है आजकल काल के समय कि भाई जैसे आज हमें कोई कार्य पूरा करना है और कोई धर्म संकट अगर आ जाता है तो वो उस धर्म संकट में उस ईश्वर वाले पार्ट को थोड़ा पीछे करके भी पहले अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो वो भी देखा जाए तो सही है कि हमें अगर समाज हित में अपने व्रत का परित्याग भी करना पड़े तो इस प्रकार की सोच मायने रख। सभी अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, किसी को घटिया या किसी को वर्स्ट नहीं मानना है कि भाई सत्य वही सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया? सभी भगवान के ही रूप हैं, एक विष्णु है, एक ब्रह्मा है और एक शंकर है। प्रक्रिया, निवारण, हीलिंग, तो हर प्रकार से मैंने बताया ये ट्रबल शूटर का बेस्ट एग्जाम्पल है शतभिषा नक्षत्र। हालांकि शूद्र वर्ण की विशेषता सदैव रहती है कि चीज़ों में जो ट्रबल है उसको निकालना बाहर, लेकिन ये इस नक्षत्र की सर्वोपरि विशेषता, सबसे टॉप माना जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी उसमें से निकलने का रास्ता शतभिषा वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। विंशोत्तरी स्वामी हो भी क्यों ना, विंशोत्तरी स्वामी राहु है जो पूरी तरह बहिर्मुखी है और आज संसार को जीतने के लिए भी देखिए अंतर्मुखी होंगे तो कम संवाद करते हैं, कम बोलते हैं, कि तू अंतर्मुखी होने की बात करता है, एक जैसे कहते हैं ना अवधूत जैसा रहता है देखने में। हमें वो भी लगता है भाई यार ये भी कहीं तामसिक तो नहीं है, वो तामसिक रूप दिखाई देता है लेकिन अंदर से उसका पूरा विचार ईश्वरमय ही रहता है। भाई अगर कभी आपने अवधूत के बारे में कभी पढ़ा हो तो आप पढ़िएगा जरूर कि किस प्रकार से अवधूत का रूप रहता है। वो ब्रह्मज्ञानी है लेकिन रूप का बॉदर नहीं करते हैं। कुछ अगर हम देखें, रामकृष्ण परमहंस को जब अध्यात्म का परम ज्ञान हो गया तो कई बार उनको उनके जब मंदिर में रहते थे तो लोग उनको कहते थे भाई इनका जो है अब बुद्धि संतुलन बिगड़ गया है, इस प्रकार से, क्योंकि शरीर का कोई वैसा ध्यान रखना, मोह ना करना, कौन क्या सोचता है छोड़ो उसको। तो उस प्रकार की प्रवृत्ति एक अवधूत की प्रवृत्ति मानी जाती है। लेकिन देखिए जब कोई उस परमहंस या कहें एक बड़े पद को, ऋषि पद को पा लेता है तो फिर उस पर साधारण नियम लागू
नहीं होते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी जो जन्म लग्न नक्षत्र रहा वो शतभिषा रहा। क्लियर? तो वो एक लेवल तक ही लोगों से संवाद की, उसके बाद वो उस संवाद को धीरे धीरे उन्होंने कम कर दिया। उस संवाद का पूरी तरह असर, संवाद होता तो किसके साथ? सिर्फ माँ काली के साथ। तो इसमें दशा समय 18 वर्ष का दशा समय रहता है राहु का। शुरुआत में ही अगर आपको मिलता है तो टोटल 18 वर्ष का आपको स्पैम मिलेगा। मैं जैसे मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ, कुंभ राशि में चंद्रमा था 6 डिग्री 40 मिनट 1 सेकंड। याद रखिए, अगर 6 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड है तो फिर इससे पहले वाले में चला जाएगा। क्लियर? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 6 डिग्री 40 मिनट से थोड़ा एक्सीड करना चाहिए चंद्रमा को, तब हम मानेंगे कि जिसका जो जन्म नक्षत्र है वो पहला उसका चरण आ गया शतभिषा का। उसको लगभग 18 वर्ष का दशा समय मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट दशा समय निकालना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप हमारे ग्रहों के गणित वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, जहां आपको अलग अलग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने वहां बताया है। काल पुरुष अंग, काल पुरुष अंग में दाहिने जांघ की बात करते हैं, राइट थाई वाले पोर्शन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम काल पुरुष के अंग चार्ट की बात करते हैं मेष लग्न में, तभी भी हम कहते हैं कि घुटने का जो निचला हिस्सा है वो 11th हाउस को बताता है। 11th हाउस या काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि कौन सी है? कुंभ राशि, तो वो बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लग्न माने ये राशि और कुंभ राशि कहीं इफेक्टेड है, या आपका इस नक्षत्र में कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि उसमें दो एनिमी आपस में आके बैठे हैं, तो आपके इस अंग में भी कमजोरी दिखाई दे सकती है। जो आपका राइट थाई वाला पोर्शन है, घुटने का निचला हिस्सा है, वो कमजोर हो सकता है, उसमें चोट का निशान हो सकता है। दृष्टि चेतन मंद, उनकी दृष्टि के लिए इसके मुख्य रूप से प्रखर नहीं माना जाता कि भाई दृष्टि से देखकर ही इसको एनालाइज करना, नहीं, मंद माना जाता है दृष्टि को, धीमा माना। दृष्टि का बहुत ज़्यादा कहते हैं शार्प आइज का इस्तेमाल नहीं करते। मंदा देखने से भाई आदमी को एनालाइज करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई आंखों से ही एनालाइज करना चाहता है, कोई ये तो फिर भी मंद है। एक में हम अंधहीन भी कह देते हैं कि भाई वो आंखों से ऐसा लगता है वो नोटिस ही नहीं करता आंखों से, लेकिन वो उसके अलग अलग तरीके हैं ऑब्जर्व करने का, उसके वर्किंग स्टाइल को ऑब्जर्व करना। तो ये सब चीज़ें, तो हम इसकी दृष्टि को मंद मानते हैं। वनस्पति कदम्ब वृक्ष, कभी आपने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को पढ़ा हो तो कदम का वृक्ष का बहुत वर्णन मिलता है। शनि ग्रह को भी, मतलब जब कभी आप पढ़ते हैं तो बड़ा हैरान करने वाला विषय है कि शनि ग्रह भगवान कृष्ण के उपासक माने जाते हैं, जिनको हम तमस के साथ जोड़कर देखते हैं, डार्क साइड के जो राजा हैं। और शनि का स्वरूप कहते हैं राहु के समान है। भाई केतु का तो मंगल के समान है, कुजवत केतु, और शनि का स्वरूप राहु के समान है। तो वो ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्त हैं शनि। तो कहीं ना कहीं कदम वृक्ष के साथ हम उसके फूलों को आप अपने जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे फूल इसके वाइट कलर के होते हैं, लेकिन सूखने के बाद उसमें ब्राउन और ब्लैक कलर आता है, और लगभग साल भर उसके जो पुष्प रहते हैं। तो इस प्रकार के अगर संभव हो कहीं आपके बगीचे में जगह अगर हो, तो आप ये कदम वृक्ष लगाना चाहिए जो नक्षत्र से संबंध रखता है इसका। और इसका कई प्रकार से वनस्पति का औषधीय इस्तेमाल भी होता है, इसकी छाल का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल है। और कोई ऐसा स्टमक का दर्द है, कोई ऐसे हड्डियों को कमजोरी है, इस प्रकार के कई औषधीय गुण इसमें मौजूद होते हैं कदम वृक्ष। और संविधा में तो वैदिक संविधा में इसका इस्तेमाल होता ही है। रंग नीला, नीले रंग का इस्तेमाल जातकों को ज़्यादा करना चाहिए। और कोई भी अगर संभव हो भाई कोई ऐसा गैजेट, कोई ऐसी वॉल पेंटिंग, तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल इसमें करें, तो ये आपके लिए बेहद शुभकारी होगा, क्योंकि ये आपका अपना है। तत्व की बात करते हैं तो हम पंचतत्वों में आकाश को मानते हैं सर्वभौम, हर जगह। आकाश का यह अर्थ होता है स्पेस प्रोवाइडर। भाई किसी भी चीज के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो स्पेस कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? स्काई या आकाश तत्व। तो ध्यान रखना है कि आकाश तत्व के साथ इसको देखकर जोड़ा जाता है।
कहीं ना कहीं अनंत की बात करता है। हम राहु के ज़रिए वैसे भी जो असंभव लगता है उसको संभव कर सकते हैं। राहु क्योंकि एक ऐसी वर्चुअल दुनिया की बात करता है, एक ऐसे जो आजकल का जितना भी कंप्यूटर वर्ल्ड है जिसमें कोई हम इस प्रकार के नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, वो सब राहु के अंतर्गत ही माना जाता है। तो ये इस जातक की विशेषता भी है और कहीं ना कहीं इस तत्व की भी विशेषता है कि वो कोई चीज़ नहीं भी है उसको भी क्रिएट करने की बात करता है। क्लियर? तो जितने भी कोई ऐसे प्लानिटोरियम में काम करने वाले व्यक्ति हैं या उन प्लानिटोरियम को उस चीज़ को डिज़ाइन करने वाले व्यक्तित्व हैं, उनका सद्दिशा के साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। योनि अश्व माना जाता है। अश्व आपको पता है कि एफिशिएंसी के मामले में इसका कोई सामी नहीं है। चाहे हम गज की बात करें, चाहे हम लॉयन की बात करें, किसी भी योनि की बात करें, जितनी कैलोरी ऊर्जा हमने एलिफेंट को दी है, अगर उतनी ही कैलोरी हम इसको देते हैं अश्व को, हॉर्स को, ये हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है। इसीलिए वेदों में सबसे ज़्यादा जो मंत्रों की बात आती है, आवाहन की बात आती है, पूजा की बात आती है, वो गौ से भी ज़्यादा अश्व पूजा की बात आती है। क्लियर होगा? तो ध्यान देना, इनकी योनि अश्व है जो कभी नहीं थकते हैं। घोड़े को हम यही मानते हैं कि अगर वो बैठ गया है, वो बहुत लंबे समय तक लेटा हुआ है, तो फिर वो बीमार है, नहीं तो वो हमेशा खड़े होने के लिए जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। हम किसी मोटर की ऊर्जा को कंपेयर करने के लिए, या मैं जातक के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को जातक पर अप्लाई करके देखेंगे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हाँ, बात एकदम सही है कि कोई और जातक, जैसे पुष्य नक्षत्र का जातक, वो मेढ़ा है, मेढ़ा तुरंत में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन तुरंत शक्तिहीन भी। मेढ़ा यानी एरीज या मेष या भेड़ भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दी थक भी जाएगा। जितनी तेजी से ऊर्जा उसने इस्तेमाल की थी, उतनी तेजी से ऊर्जा वो चली भी जाती है, पर उसको थक जाता है, बैठना पड़ता है। अश्व इसमें बहुत इस एनर्जी के मामले में इसको कहते हैं बहुत एफिशिएंट माना जाता है। किस प्रकार से सदुपयोग करना है एनर्जी का, ऐसे जातकों से सीखना चाहिए। तो अश्वयोनि है। कार्यशैली परिवर्तनीय, म्यूटेबल चीज़ों में बड़े अच्छे ढंग से परिवर्तन इनको ऐड करना आता है। और तारा संख्या 100, शुभ योग। कोई भी जातक अपने लिए कोई ऐसा प्रयोग करना चाहता है, कोई चाहे चंद्रमा की स्थिति खराब है, सूर्य की स्थिति खराब है, तो फिर वो नक्षत्र चंद्रमा गोचर शतभिषा चल रहा है चंद्रमा का गोचर, और वार उस दिन है बुधवार, तो आपके लिए बेहद शुभ योग है। आप कोई कार्य करें, बहुत अच्छा फल होगा। शोभन, कोई इस प्रकार का यात्रा संबंधी कार्य शुरू करना है आपको, तो ये शोभन योग सोमवार को देखा जाएगा, यानी चंद्रमा का गोचर शतभिषा में है और उस दिन सोमवार है। सिद्ध योग, कोई आपको इस प्रकार से कि भाई वो सिद्ध कार्य हो जाए, सिद्ध हस्त हो जाए, तो फिर आप शुक्रवार, चंद्रमा का गोचर शतभिषा में और शुक्रवार। अमृत का मतलब होता है कि कोई ऐसा डायलिसिस किया है, उसके बाद हमें कुछ मिला है, कोई ऐसी रिसर्च की, उसके बाद हमें नहीं पता, रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है तो अमृत योग की तलाश में रहना चाहिए, अच्छा ही उस दिन हमें आउटपुट मिलेगा। शनिवार का दिन है, चंद्रमा का गोचर शतभिषा नक्षत्र में है, तो अमृत योग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र जातकों के साथ इनकी बड़ी अच्छी मैत्री बनती है, क्योंकि वो भी अश्व योनि माना जाता है, तो कार्य करने का तरीका एकदम इसके समान है। तो आपको ध्यान देना है, आपका चाहे लग्न पर प्रभाव रहे चाहे चंद्रमा पर ज़्यादा, क्योंकि वो मन का स्वामी है, लेकिन अगर लग्न पर भी प्रभाव है इस नक्षत्र का, तो अश्व योनि के गुण निश्चित रूप से आएंगे आप पर। अतिशत्रु योनि नक्षत्र कौन माना जाता है? स्वाति और हस्त। क्लियर हो गया? जो महिष जिसकी योनि है, महिष यानी भैंसा, तो उसकी अश्व से योनि बैर मानी जाती है। सूर्य गोचर, सूर्य संबंधी कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो वही फरवरी के मिड में हमें कोई ऐसा दिन तलाशना चाहिए, क्योंकि फरवरी 19 में लगभग सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है। चंद्रमास व तिथि, तो श्रावण मास के अंतिम 9 दिन इस नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहता है, और वो चंद्रमा के संबंधित कोई प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वो अगस्त महीने के में पड़ता है ये जनरली। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसको हम रिक्ता तिथि भी कहते हैं,
14वीं तिथि यानी पूर्णिमा और अमावस्या से एक दिन पहले की तिथि, वो हम इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। शतभिषा का समायोजन, यानी अगर शतभिषा जातकों के हम एग्जैक्ट उनके वे ऑफ वर्किंग को समझना चाहें तो इन सारे मीनिंग को हमें जोड़ना है। किस किस को? शतभिषा का अर्थ क्या है? आधुनिक उपचार करता, क्योंकि 100 एक प्रकार से भिष डॉक्टर या इलाज करने वाले इस प्रकार से, तो और देवदानों का मध्यस्थ, तो इनके पास ये बड़ा गुण है कि इनके जो दोस्त होंगे वो एक तामसिक प्रवृत्ति के भी होंगे और बहुत ज़्यादा सात्विक प्रवृत्ति के भी होंगे। बहिर्मुखी, राहु का पूरा वर्किंग स्टाइल बहिर्मुखी है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी संसार की बात करने में पारंगत, और हर चीज़ का निवारण करने में ये प्रखर होते हैं। कि हम अगर इसके प्रक्रिया की बात करें तो निवारण करने की या हील करने की बात करते, तो इन सारे शब्दों के मिलान से या कहीं मुख्य रूप से इसका देवता, इसका विंशोत्तरी स्वामी, इसका राशि लॉर्ड, इनके को मिला दें तो हम इसके समायोजन से जातक के मन मस्तिष्क को समझ सकते हैं। बात करते हैं इसके नक्षत्र पद की, कि नक्षत्र यानी चरण कौन कौन से हैं, और जातक का एक नक्षत्र होने के बाद भी उसका जो काम करने का स्टाइल है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन का कारण क्या रहेगा? कौन सा उसको नवमांश मिला है। तो जैसे पहले चरण में कुंभ राशि 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक रहेगा, क्लियर? तो ये माना जाएगा धनु नवमांश। तो धनु नवमांश के लिए आपको पता है ये बृहस्पति का कहीं ना कहीं एक क्षत्रिय रूप बात करता है, उसके बोल्डनेस है उसके अंदर। तो उदार है, शौर्यवान है, उत्साही है, कट्टरपंथी समर्थक और निष्ठावान। अपनी निष्ठा के लिए जैसे राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित। हालांकि कुंभ राशि की विशेषता तो रहेगी रहेगी। कुंभ को माना जाता है शनि का लिबरल रूप, और इसकी लॉर्डशिप हम सेकेंडरी लॉर्डशिप, जैसे शनि मान लीजिए कमजोर है आपकी चार्ट में, तो राहु को इसका लॉर्डशिप दिया गया है। अगर राहु इस राशि में कहीं बैठ जाए कुंभ राशि में, फिर तो कहना ही क्या, क्लियर? कुंभ 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मकर नवमांश माना जाता है। मकर को हम कहते हैं शनि का एग्रेसिव रूप। तो ध्यान देना है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। जहां भी हम धनु की बात करेंगे वो कुछ भी झगड़े की बात नहीं करता, वो मुख्य रूप से अपने एग्रेशन को एथिक्स के लिए जोड़कर देखता है, एथिक्स, मोरल, धर्म। लेकिन इसका जो एग्रेशन है ये अपने कार्य पूर्ति के लिए, ये दशम भाव के साथ जोड़कर देखना कि भाई कर्म पूर्ति के लिए जो होने वाला एक क्रोध है उसको हम मकर के साथ जोड़कर देखते हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए पूर्ण ऊर्जा, जो भी ऊर्जा लगेगी वो उसके 10th हाउस को इफेक्ट करना चाहिए कि भाई इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो पूरी नक्षत्र की ऊर्जा को कार्य पूर्ति में लगाएगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है इसका दृष्टिकोण, और व्यवस्था कुशल। कोई भी आप उसको एक व्यवस्था में लगा दीजिए, उसमें आपको जरा भी चूक नहीं मिलेगी, क्लियर? और लौकिक कार्य पूर्ण शक्ति से, कोई भी लौकिक कार्य हो पूरी ताकत उसमें झोंक देता है। तीसरा चरण, अब तीसरे चरण में कुंभ राशि 13 डिग्री 20 मिनट से थोड़ा भी ज्यादा अगर चंद्रमा हो जाए और 16 डिग्री 40 मिनट तक, तो तीसरा चरण हो जाएगा कुंभ नवमांश, जो वर्गोत्तम हो जाएगा। कुंभ राशि कुंभ नवमांश, तो दूरदृष्टि। कुंभ वैसे भी मैंने बोला शनि का लिबरल फॉर्म है, तो बड़ा दूरदर्शी होगा व्यक्ति। और क्रोध सामान्यतः ऐसे जातकों को नहीं आता, जबकि हम शनि को क्रोध के लिए जानते हैं। लेकिन मैंने बताया ना 11वें भाव में हम हर प्रकार से लाभ की बात करते हैं। शनि का श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो इमेज है, उसका लॉर्डशिप भी शनि को हम मानते हैं, तो वो वाले रूप हमें कुंभ में नजर आता है। इसका तो कुंभ राशि और कुंभ नवमांश, तो वर्गोत्तम है, दूरदृष्टि है और भविष्य की सोच कर कार्य करता है कि भाई इसका मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। कोई भी इस प्रकार की फ्यूचर प्लानिंग आपको करनी है, कोई आपको पॉलिसी लेनी है, इन लोगों को बड़ा अच्छे से पता होता है इस चीज का। और दार्शनिक होगा, अध्यात्मवादी, लौकिक सुख यश बढ़ाने वाला। राहु इसके अंदर बेहद शुभ परिणाम देता है। मतलब राहु जो एक बहिर्मुखी प्लैनेट है, वो भी आपको जितने भी टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने आध्यात्म को भी साध सकते हैं,
उनका बढ़िया एग्जाम्पल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो तीसरा पार्ट इसका है, ये उस तकनीक की मदद से आध्यात्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है ये। आध्यात्मिक जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है उसके लिए ये जो तीसरा चरण है ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। चौथा, कुंभ में अगर 16 डिग्री 40 मिनट से थोड़ा भी एक्सीड कर गया है और 20 डिग्री तक है चंद्रमा, तो मीन नवमांश। तो मीन नवमांश को बोलते हैं बृहस्पति का रोमांटिक फेज। ये कह सकते हैं ये शुक्र की फेवरेट राशि मानी जाती है। शुक्र यहाँ एक्सेल्ड कर जाता है, उच्च का हो जाता है मीन में। तो कुछ कुछ वो वाले गुण आएंगे, आप समझ सकते हैं। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है भाई। शुक्र लग्जरी पसंद करने वाला और कलाकार आदमी एकदम। तो जो भी फिल्म जगत का ज़्यादा ये लेखनी कला का जो स्पेशली फिल्म के लिए लिखने वाली जो कला है, दूरदर्शन का जो पार्ट है, वो इनमें देखा जाता है। कल्पनाशील फिल्म निर्माता, निर्देशक और कमाल की इनकी दीवा स्वप्न शक्ति होती है भाई। ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं हम, कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और दयालु होते हैं, संवेदनशील, करुणामय। तो वो शुक्र का पार्ट, या कह सकते हैं शुक्र का जो फेवरेट प्लेस का जो मीन, वैसे भी जल तत्व राशि माना जाता है। तो ये सब गुण इनके अंदर स्वाभाविक आते हैं। लेकिन एनर्जी शतभिषा की ही है, ध्यान रखना, ये बात भूलनी नहीं है। उसको कैसे वो कैसे उसको एक स्वरूप दे रहा है, स्वरूप देने का काम यहाँ मीन नवमांश कर रहा है। क्लियर? प्रथम दृष्टया तीनों चरण के जातक एक समान नजर आते हैं, लेकिन जब थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर पता लगता है भाई, एक तो मीन से पीड़ित प्रभावित है, नॉट पीड़ित, और एक कुंभ से प्रभावित है, एक मकर से और एक धनु से प्रभावित। चारों अलग अलग चरण इस प्रकार से कार्य करेंगे। फिर बात करते हैं स्थान की। इन स्थानों को आप अपने ट्रैवलिंग में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ भी इसको जोड़कर देख सकते हैं। ये इस नक्षत्र के फेवरेट प्लेस माने जाते हैं। कोई भी उच्च तकनीक उपयोग करने वाले स्टूडियो, स्थान जहाँ पर हम बहुत हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कोई ऐसे वर्कर चाहिए जो बहुत ज़्यादा जिनको स्किल मांगता है, तो ऐसे कामों में हम इस स्थान को जोड़कर देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कोई भी ऐसे काम जहाँ पर हमें टेक्निक का सहारा लेना है, क्लियर, तो वो सब इसी के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। समुद्र तट पर जो ड्रिलिंग स्टेशन है, तो वो सब भी यहाँ जोड़कर इवन जो लाइट हाउस भी हैं समुद्र तट पर, और या बीचों बीच कोई लाइट हाउस है जो मॉडर्न टेक्निक पर आज बने हुए हैं, वो सब भी इसके साथ जोड़कर देखने हैं। और अंतरिक्ष स्टेशन, क्लियर हो गया, तो अंतरिक्ष स्टेशन भी इसके साथ जोड़कर देखने हैं। विमानतल, विमान का तला है कोई, और भौतिक और रासायनिक की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, और प्रौद्योगिकी ज्ञानवर्धक क्लब कोई ऐसे हैं, या कोई ऐसे प्लानिटोरियम है, तो वो सब इस नक्षत्र के स्थान माने जाते हैं। तो आप अपने कभी घूमने फिरने में इन जगह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से उसका बल बढ़ेगा। परमाणु कचरा कोई ऐसे डिस्पोज करने वाली जगह है, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास वाली जो जगह है वो इसका स्थान माना जाता है। फिल्म प्रोसेसिंग केंद्र जो हैं, जब फिल्म के जो डेवलप किए जाते हैं, रील वगैरह डेवलप किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, वो सारे केंद्र इससे संबंधित माने जाते हैं। व्यवसाय, क्या क्या व्यवसाय जातक करता है, इसका संबंध भाई जैसे राहु का प्रबल प्रभाव है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल संबंधी कोई भी अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग वर्क्स में वो जा सकता है। और रडार एक्सपर्ट और एक्सरे, गामा रे संबंधी कोई भी चिकित्सा, लाइक कीमोथेरेपी है, और सीटी स्कैन से संबंधित कोई भी काम ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मली आंखों से नज़र नहीं आती, कोई ऐसी लाइट, कोई ऐसी वेव्स, उस पर काम करने वाला व्यक्ति, इसमें कोई फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट भी हो सकता है। और अंतरिक्ष संबंधी फिल्म कलाकार, और फिल्म में भी स्पेशली जो नई नई चीज़ों पर कार्य करने वाले, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बात करते हैं, भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्लियर होगा। जैसे दादा साहब फाल्के जी ने पहली दफ़ा जब फिल्म देखी थी, माने दूसरे कहीं हॉलीवुड की फिल्म इन्होंने देखी, जीसस क्राइस्ट के ऊपर कहीं इन्होंने फिल्म देखी, तो इनके दिमाग में ये आया कि हम क्यों ना अपने वेद उपनिषदों पर, पुराणों पर जो इतने कंसेप्ट हैं, इनको हम इसमें इसको फिल्म रूप में पेश करें। तो बड़ी मेहनत से इन्होंने सारा कार्य खुद ही सीखा, चाहे वो उसको फोटोग्राफी का काम हो, और ये सारा कार्य इन्होंने खुद सीखा। और उसके बाद जो इन्होंने इतनी फिल्में बनाई पुराणों के ऊपर, इसी कारण से इनका सबसे ज़्यादा इनका नाम है फिल्म इंडस्ट्री के, प्रकार से पितामह की तरह माने जाते हैं।
क्लियर, फिल्म इंडस्ट्री के। फिर उसमें पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित कोई भी ऐसा डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो सब इसमें देखा जाता है। वेस्ट डिस्पोज करने के कोई भी स्थान है, ऐसा कोई भी कार्य आप करते हैं, वो आपके लिए। आधुनिक प्रशिक्षक, कोई ऐसे प्रोफेसर टीचर हो सकते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन में कोई रेयर चीज पढ़ाने वाले हैं, वो उनका संबंध इसके साथ हो सकता है। अंतरिक्ष संबंधी, कोई भी एरोनॉटिकल संबंधी कोई एक्सपर्ट है, स्पेस के बारे में कोई पढ़ाते हैं, या कोई स्पेस इंजीनियर है, तो वो सब भी संबंध इसमें देखना है। फिल्म कलाकार हैं, और फोटोग्राफी का भी साथ के साथ संबंध जो देखना है। लेकिन एक सामान्य नहीं, एक विशेष दर्जे का जो फोटोग्राफर है, जो उसमें नई नई चीज़ ऐड करता है। क्लियर होगा कि स्पेशल इफेक्ट्स जो ऐड करना है, वो सब इसके अंदर कल्पना शक्ति बड़ी प्रबल है। और इसमें वेस्ट डिस्पोज, आधुनिक, हाँ ये सब हमने पढ़ लिया। उपचार की बात करें तो देखिए, राहु का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भजन होना चाहिए, क्योंकि वो दो प्रकार से यहाँ रिलेट कर रहा है। एक तो उसका विंशोत्तरी स्वामी, और कहीं ना कहीं कुंभ राशि का सेकेंडरी लॉर्डशिप भी राहु के पास है। तो राहु का जो हम अवतार के साथ संबंध जो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, वराह अवतार, भगवान विष्णु का जो वराह रूप था, उसकी आप आराधना कर सकते हैं, उसकी अपने ऑफिस में पिक्चर लगा सकते हैं, सिंबल कोई लगा सकते हैं, उनके अवतार की उपासना करें। वरुण देवता के बारे में पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का उनका रूप है। और पंचाक्षरी मंत्र जो भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का पाठ करें, और जो 11th हाउस से रिलेट करने वाली चीज़ें हैं उनको हम हेल्प करें, अपने मित्रों से बात करें, चाचा ताऊओं की मदद करें, कोई भी इनको इस प्रकार का इशू है उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। माँ काली की उपासना आप करें। तामसिक देवताएं कहीं ना कहीं हम राहु के साथ संबंध भी माँ काली के साथ देखते हैं। और उदाहरण स्वरूप इन उदाहरणों को आप अच्छे से समझकर आप अपनी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं अच्छे से डिकोड कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनका सोच का नज़रिया रहा। ये इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहल किए नए नए विषयों को लेकर, ऐसे नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर आए जिस कारण इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें कई ऐसे जातक हमें मिलेंगे। दादा साहब फाल्के जी से मैंने बताया कि इन्होंने पूरा जो हमारा जो पुराणों वाला पार्ट है उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। चाहे राजा हरिश्चंद्र वाला फिल्म आई हो, इसमें सब इन्होंने पुराणों पर ही इन्होंने उनकी पूरी की पूरी फिल्म बना डाली। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारी चीज़ स्वयं से सीखी, किस प्रकार से फोटोग्राफी करनी है, कैसे उनको शूट करना है, उनको जोड़कर कैसे फिल्म का रूप देना है, बहुत अथक प्रयास किया। तो मैंने बताया ना, एफिशिएंसी में एकदम हॉर्स के समान, कभी ना मतलब हारना इनको नहीं आता है कि भाई कितना ही थक जाए रुकने वाले नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, इनका लग्न शतभिषा रहा, तो काली के महान भक्त माने जाते हैं। और उस बहिर्मुखी से इन्होंने अपने आप को अंतर्मुखी बनाया। क्लियर, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कहे जाते हैं। और JRD टाटा, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, और भारत की पहली हम कह सकते हैं एयरलाइंस कंपनी जो टाटा एयरलाइंस के नाम से जिसको पहले शुरुआत किया गया, बाद में उसको एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, वो इन्हीं के ज़रिए हुआ। फिर बाद में टाटा मोटर्स की स्थापना भी इन्हीं के ज़रिए हुई। तो JRD टाटा के शतभिषा का संबंध देखना है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी, तो इनको हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गांधी के रूप में भी देखते हैं, यूपी गांधी इनको कहा जाता है। और हिंदी भाषा के लिए बहुत अथक प्रयास किया इन्होंने, और प्रोफेसर थे। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन। रवि शास्त्री, तो भला इनको कौन नहीं जानता, ये भारत के जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं, बहुत कमाल के बैट्समैन भी रहे और कमेंटेटर भी रहे। तो इनका संबंध भी इस नक्षत्र के साथ है। सत्यजीत रे, फिल्म निर्माता और निर्देशक, तो इन्होंने भी उस शुरुआती समय पर जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा बहुत बूम में नहीं थी, तब इन्होंने बड़े रिस्क के साथ उस कार्य को संभाला और बड़े अच्छे ढंग से उस रोल को किया। तो समझ सकते हैं कि एक निर्माता और निर्देशक के रूप में इनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में सदा अमर रहेगा। अभिनेता शम्मी कपूर, तो इनका भी इसके साथ संबंध जोड़कर देखना है।
एक फिल्म इंडस्ट्री के उसी परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता भी फिल्म इंडस्ट्री में रहे, बहुत बड़े एक्टर के रूप में इनको देखा जाता है। संत ज्ञानेश्वर जो वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े संत रहे और इनको कहीं ना कहीं हम नाथ संप्रदाय के साथ भी जोड़कर देखते हैं, तो इनका इस नक्षत्र के साथ संबंध रहा। पूरी तरह से इन्होंने कहा कि भाई मैंने जो पाया है उसको मैं समाज के साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उस विद्या को गुप्त कर लूँ, नहीं, पूरी तरह सबको साथ लेकर चलना, सबको बात बतानी। तो वो भी एक प्रकार का बहिर्मुख है, यानी ज्ञान पाकर अपने तक सीमित ना रखकर सबके साथ बांटना। तो वो संत ज्ञानेश्वर। अभिनेत्री वहीदा रहमान, तो इनका भी, इनके जीवन में भी इस नक्षत्र का संबंध देखा जा सकता है। बहुत बड़े एक्ट्रेसेस रहे अपने टाइम के ये। तो ये था विश्लेषण शतभिषा नक्षत्र का। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी त्रुटि ना रहे, फिर भी अगर कोई ऐसी त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी प्रकार से आपको आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड इन्फॉर्मेशन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। जैसे हमने सबसे पहली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष का विज़न एकदम क्लियर है, 0 से लेकर हम 100 तक जाएंगे। यानी अगर हम प्रतिशत में बात करते हैं तो प्रतिशत 100 पर समाप्त हो जाता है, परसेंटेज। तो आप लोग चाहे ज्योतिष अपने लिए देखना चाहते हैं, चाहे किसी और के लिए, और चाहे एक लर्निंग उसमें कोई सीखने के लिए उत्साहित है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप धैर्य रखें। आपको चैनल में हर वो चीज़ मिलेगी जिसका संबंध ज्योतिष से है। लेकिन ध्यान रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष से बनाई हुई पद्धतियों से ज़्यादा जो हमारे एंशिएंट बुक्स पर हैं उसको ही रेफरेंस मानकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।